ओके एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड ईव टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो एज़ यू नो, आपका जो थर्ड ग्रेड लेवल वन का डीवी होने वाला है, पिछले 4-5 दिन से मैं आपको उसी के लिए गाइड कर रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं और उनको कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने सब चीज़ें आपको बताई। क्यों? बिकॉज 2023 में जब मेरा जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ था, तब यही सेम चीज़ें मुझे करनी थी, लेकिन उस समय मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैं बहुत परेशान हुआ, मैं इधर उधर भागा कि ये डॉक्यूमेंट कैसे बनना है, कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, और दिमाग में 17 तरह की टेंशन थी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट अधूरा रह गया तो, या कोई डॉक्यूमेंट गलत भर दिया तो क्या वैकेंसी से बाहर निकाल देंगे, या फिर क्या डीवी नहीं होगा मेरा। ऐसे 17 तरह की प्रॉब्लम्स होती है, और जिनका भी पहली बार डीवी होगा उनको भी यही सेम दिक्कत होगी। ठीक है? तो क्योंकि मेरा पहले डीवी हो चुका है जूनियर अकाउंटेंट के टाइम, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने ये सोचकर वीडियो अपलोड किए थे कि अगर एक दो जने भी इन वीडियो को देखेंगे और अगर उनको कोई हेल्प मिलती है मुझसे, मेरे ज़रिए, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। लेकिन जब मैंने वीडियोस अपलोड किए तो सोचा नहीं था इस पे हज़ारों की संख्या में व्यूज़ आएंगे, और कमेंट्स में भी लोगों ने बहुत सारा अप्रिसिएशन दिया, जिससे पता चलता है कि सभी को इस चीज़ की बहुत नीड थी। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको वही पर्सन बता सकता है जो इस प्रोसेस से गुजरा है। बाकी आप किसी से भी पूछो, लाइक आपके नॉन में जो पुराने कर्मचारी होंगे या जो आपके टीचर्स होंगे पुराने, उनसे जब अपन ये पूछते तो उनको भी ये प्रोसेस नहीं पता होता है। जब तो जितना मुझे पता था वो सब मैंने आपको बताया और आपको गाइड किया, और आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा। और जिनका भी पहली बार डीवी हो रहा है उनको भी किसी बात को लेकर डरने की या घबराने की बात नहीं है। डीवी जस्ट एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, और जो कि बहुत ईज़िली हो जाएगा। ठीक है? ये जब आप जाओगे ना, तब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तब आप इस चीज़ को समझोगे। उससे पहले तो डर ही लगता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपका सबसे पहले ये डाउट दूर करना चाहूँगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए तो क्या होगा? क्या डीवी या रिक्रूटमेंट से बाहर निकाल देंगे? तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया या आगे भरोगे, तो गलती उसमें होना स्वाभाविक बात है। अब गलती कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, या फिर आपने रोल नंबर में कुछ माइनर सी मिस्टेक होगी, या फिर सर्टिफिकेट नंबर जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह है, इधर कोई नंबर आपने दूसरा डाला था, और फिर जब आप फाइनल सबमिट कर रहे हो तो सफल होकर नंबर पता नहीं कोई दूसरा ही आ रहा है। तो गलती कुछ भी हो सकती है। ठीक है? तो इस गलती से डरने वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एफिडेविट देना पड़ेगा एक, और बाकी सारा प्रोसेस नॉर्मल हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें डीवी के थ्रू क्लियर हो जाएगी। ऐसा केवल मेरा मानना नहीं है, बल्कि अपने जो आरएसएस बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, उनका भी इंटरव्यू पड़ा है, यूट्यूब पर ही पड़ा है। आप सर्च करके जरूर देखना, ताकि आपको तसल्ली मिल जाएगी। उस पर लिखना आप स्क्रूटनी फॉर्म में गलती हो जाएगी तो क्या करें, तो उधर उनका इंटरव्यू है, और उसमें उन्होंने बताया कि स्क्रूटनी फॉर्म में अगर आपसे कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आप उसको डीवी के टाइम सही करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने कहा था कि अगर आप सही कैंडिडेट है, सही कैंडिडेट का मतलब ये है कि डमी कैंडिडेट ना हो, और आपके डॉक्यूमेंट एकदम एक्यूरेट है, यानी फर्जी फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। तो भाई, अगर आप से कोई दिक्कत हो गई है स्क्रूटनी फॉर्म में, तो उससे डरने वाली कोई बात नहीं है, वो उधर डीवी के टाइम क्लियर हो जाएगी। ठीक है? और आपसे कोई भी माइनर दिक्कत हुई तो वो चल जाएगा, लेकिन कुछ नंबर्स की दिक्कत हुई है, थोड़ा चेंजेस हो गए, तो आप सेफ्टी के लिए कर सकते हो कि आप एक एफिडेविट बनवा लो, और फिर उधर उनको पेश कर देना वो चीज़। ठीक है? फिर सेकंड थिंग, मैंने अपने फ्रेंड को भी कॉल करके पूछा कल, जो कि अभी रिसेंटली उनकी जॉब लगी है, और मैंने उनसे पूछा कि यार, स्क्रूटनी में अगर कोई दिक्कत होगी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है? तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर थोड़ी कोई बड़ी दिक्कत हो तो आप एफिडेविट दे देना, बाकी माइनर सी दिक्कत चल जाएगी। क्योंकि जो भी स्टाफ आपका डीवी लेगा वो आपकी हेल्प ही करेगा और आपकी गलती को दूर कर देगा। ठीक है? इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात सुनकर आपका टेंशन कम हो गया होगा, और अगर आपने कोई गलती कर भी दी है स्क्रूटनी फॉर्म में, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा और किस तरीके से भरना है। तो अब हम देखते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है। उससे पहले ये बता दूं कि स्क्रूटनी फॉर्म की लास्ट डेट 2 जुलाई है, तो लास्ट डेट का इंतजार मत करना, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे जने स्क्रूटनी फॉर्म भरने लगेंगे, तो साइट थोड़ी बिजी चल सकती है। इसलिए है ना, आप पहले से ही सारी चीज़ों को भर देना। और दूसरी चीज़, स्क्रूटनी फॉर्म में जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बनाने थे, वो मैंने बताई थी आपको कैसे कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप। सारे वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डॉक्यूमेंट्स की सारी पीडीएफ अपने व्हाट्सअप चैनल पर है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने बनाया व्हाट्सअप चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना। उस पे ना केवल आपको ये पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएगी, बल्कि मैं ना उस पे सारे एग्जाम से रिलेटेड सारी न्यूज़ देता हूँ, और डीवी तक आपको सारी जानकारी भी उधर मिलेगी। बाकी अदर जो न्यूज़ है सीईटी के रिगार्डिंग, या अदर कोई एग्जाम जो भी हो गया उससे रिलेटेड भी सारी न्यूज़ आपको उधर मिलेगी, तो आप अपडेटेड रहोगे। तो उसको जरूर से ज्वाइन करना। ठीक है?
अब हम बात करते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है। तो भाई ये है आपका स्क्रूटनी फॉर्म, और स्क्रूटनी फॉर्म है ना केवल वही कैंडिडेट्स भर सकते हैं जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, और किसी के ऑप्शन शो नहीं होगा। सबसे पहले आप एसएसओ आईडी खोलोगे, उसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाओगे, देन वो 3 लाइन जो दिखती है उस पर क्लिक करोगे ना, तो उसमें आएगा आपके माई रिक्रूटमेंट। माई रिक्रूटमेंट पे क्लिक करोगे तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होगा डिटेल कम स्क्रूटनी ऐसे करके कोई ऑप्शन होगा, उधर आपको शो कर रहा होगा, या आपने वैकेंसी का नाम लिखा होगा और देन लिखा होगा अप्लाई नाउ। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले बता दूं, जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भर के सबमिट कर देंगे ना, तो आपके एक 100 रुपये की रिसिप्ट कटती है, तो उसको जरूर से ध्यान रखना। अगर आपने वो रिसिप्ट नहीं कटवाई ना, तो फिर स्क्रूटनी फॉर्म भरने की कोई वैल्यू नहीं है भाई। इसलिए एंड में जरूर चेक करना, ई मित्र से सब भर के आ जाओ। वैसे तो आपके पास टैक्स आएगा जब स्क्रूटनी फॉर्म भर जाएगा, और जब रिसिप्ट कट जाएगी ना, तो इस पेमेंट का आपके पास टैक्स आएगा। लेकिन आप एक बार आप घर आकर एसएसओ आईडी खोलकर देख लेना, उधर जहाँ स्क्रूटनी भरने का ऑप्शन था ना, उधर डाउनलोड स्क्रूटनी फॉर्म का ऑप्शन होगा और एक व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन होगा। व्यू रिसिप्ट वाला ऑप्शन वही है 100 रुपये के पेमेंट वाला, तो ये दोनों चीज़ें उधर होनी चाहिए, तो आपका स्क्रूटनी फॉर्म 100% फिल हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म कैसे कैसे भरना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके का फॉर्म है स्क्रूटनी फॉर्म। इधर आपकी जो एप्लीकेशन के टाइम में फोटो अपलोड की थी वो आ जाएगी, और इधर आपके प्रेजेंट फोटो आप जब ई मित्र में जाओगे तो वो स्कैन करके इधर अपलोड कर देंगे। ठीक है, और इधर आपके एप्लीकेशन नंबर वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फिर ये जो रोल नंबर है ये डायरेक्ट ऑटोमेटिकली आएगा। आवेदन पत्र क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर जो है ये भी आपके ऑटोमेटिकली आएगा। अभी मेरिट क्रमांक आपको मिला नहीं है क्योंकि अभी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इधर आप एनए भी भर सकते हो, या फिर नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये विज्ञापन संख्या आगे से ही आएगी, आपको इसमें कोई भी छेड़छाड़ कोई फेरबदल नहीं करना है। ठीक है, समझ गए। पद कोड आपके पास है तो डाल दो, नहीं है तो भाई इसको खाली छोड़ सकते हो, और मैं तो बोलूंगा खाली छोड़ देना, फालतू गलत क्यों भरना। ठीक है, बाकी जो भी होगा वो डीबी में उधर से पूछ लेना, तो आपको बता देंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरना मत, है ना, कि खाली छोड़ देंगे। अब इसमें भरने कौन से होते हैं कंपलसरी, जिस पे स्टार लगा होता है ना, वो अपन को कंपलसरी भरने होते हैं, बाकी अपन ऐसे आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उस बेस पे आप कर लेना, और अगर आपको मुझसे ज्यादा पता हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये पद का नाम फिर अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य ये सब आगे से लिखा हुआ आएगा, और ये विभाग का नाम भी आगे से लिखा हुआ आएगा। तो इधर आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ये सारी चीजें आगे से लिखी हुई आएगी। ठीक है, बस इधर आपकी फोटो प्रेजेंट फोटो स्कैन करके ई मित्र वाला अपलोड कर देगा। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। आगे आप देख सकते हो कि ये अपना आगे ऐसा कुछ प्रोसेस है जिसमें आप सामान्य किए हो, ईडब्ल्यूएस किए हो, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, एससी एसटी जो भी है आपके अकॉर्डिंग इधर भरा जाएगा। वैसे ये जो डिटेल्स है ना ये ओटीआर से फैच कर ली जाएगी, तो ये भी शायद आपको नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर इधर नहीं भी लिखा हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उधर हाँ टाइप हो जाएगा। ठीक है, हाँ टाइप कर दोगे। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यह आता है आपके अनुसूचित क्षेत्र विवरण। अब अगर आप टीएसपी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो इधर आ जाएगा, आपके अकॉर्डिंग बिलोंग करते हैं तो हाँ आ जाएगा, और अगर आप टीएसपी क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते तो फिर इधर नहीं आ जाएगा, और फिर इधर नहीं लागू होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट चेक बॉक्स आएगा आपके मूल निवास और जन्म स्थान। अब मूल निवास आपके कहाँ के, राजस्थान के तो राजस्थान आ जाएगा, जो भी आपका जिला है वो भर दोगे, तहसील जो भी है वो भर दोगे। उसके बाद जन्म स्थान जहाँ भी आपका बर्थ हुआ है जो वो प्लेस वो इधर भर दोगे, जैसे कि राजस्थान, और जो भी जिला है वो, देन आपकी जो तहसील लगती है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, इतना प्रोसेस समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन आगे का। अब उसके बाद है अतिरिक्त विशेष श्रेणी। ठीक है, अब जो भी आपकी से संबंधित डिटेल्स है उसमें आप हाँ करोगे, बाकी में क्रॉस कर दोगे। अब जैसे महिला वाला सेक्शन है आपका, तो अगर आप महिला हो तो इधर हाँ आ जाएगा, आपके अकॉर्डिंग अविवाहित, विवाहित, विधवा और जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लोगे इधर से। ठीक है, उसके बाद अगर आप में से कोई निःशक्त है तो वो अपने अकॉर्डिंग इधर चूज कर लेगा। देन भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, एनसीसी, राज्य सेवा कर्मचारी, पंचायती राज से संबंधित हो, विभागीय कर्मचारी हो, अराजपत्रित कर्मचारी हो और मंत्रालय कर्मचारी हो, तो आपके अकॉर्डिंग इधर से सिलेक्ट करना, बाकी सब में भी मैं क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब नेक्स्ट चीज आएगी आपके आवेदक का पूरा नाम। आपका जो भी नाम है वो इधर आ जाएगा। सबसे पहले नाम हिंदी में आएगा, ये एक चीज हिंदी में आएगा, और हिंदी में नाम लिखो जब भी आप, तो ये चेक कर लेना कि मात्रा सही है, बिंदु सही है, ये सारी चीजें चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। देन आपका नाम जो है वो इंग्लिश में आएगा इधर, और सेम आपके पेरेंट्स का नाम यानी पहले पिता का नाम,
वो हिंदी में आएगा और माता का नाम वो भी हिंदी में आएगा, ठीक है। चेक कर लेना हिंदी वाले नाम को, क्योंकि इंग्लिश में तो गड़बड़ नहीं होती, हिंदी में गड़बड़ देखने को मिल जाती है मात्रा में, है ना। तो एक दो बार इसको चेक कर लेना। उसके बाद आपकी जन्म तिथि आ जाएगी इधर, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो, और उसके बाद है अपने विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु। अब ये जो आपकी एज है, यही एज अपन को भरनी थी किसमें, अटेस्टेशन फॉर्म में। वैसे मैंने बता दिया था आपको काउंट कैसे करनी है, लेकिन फिर भी आपने काउंट नहीं की या फिर भी आपने नहीं लिखी, तो सीधी सी ये जो डेट दिख रही है, ये डेट आपको वहां पे उतार देना, जो कि कॉलम दे रखा है एज एज पर नॉर्म, तो उधर ये वाली डेट लिखनी है, ठीक है। समझ गई चीज। उसके बाद नागरिकता अपनी भारतीय हो जाएगी, जो भी धर्म है आपका हिंदू मुस्लिम वो आप भर ही दोगे। देन आपका मोबाइल नंबर भर दोगे, सारी बेसिक डिटेल्स है, और आपको अतिरिक्त मोबाइल नंबर देना तो इधर दे सकते हो। उसके बाद आपका ईमेल दे दोगे और आधार कार्ड दे दोगे। तो अब तक सारी बेसिक डिटेल्स है, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपना 11 नंबर का कॉलम में आपको बताना है कि आप जो भी विवाहित हो अविवाहित हो, उसके अकॉर्डिंग आप चेक बॉक्स को फिल कर दोगे, ठीक है। फिर विधवा वधुर जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर दोगे। उसके बाद आता है विवाह का विवरण। अब ये सारी चीजें वही भरेंगे जो कि विवाहित है, जैसे पति पत्नी का नाम, विवाह स्थिति, ये सब आपके मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर आप इसमें फिल कर दोगे, ठीक है। तो इसमें भी ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। अब हमारा 13 नंबर वाला चेक बॉक्स है कि संतान विवरण। अब जो भी अनमेरिड है वो तो 00 टाइप कर देंगे, ठीक है। और जो मैरिड है वो अपने जो भी बच्चे हैं उनका इधर नाम लिख देंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, बस ये वो मेंशन कर देंगे कि भाई इतने बच्चे हैं, ये नाम है और डेट ऑफ बर्थ ये है। और बाकी जो अनमेरिड है वो तो 00 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका आएगा, अब आएगा एड्रेस। सबसे पहले एड्रेस जो है अपना इंग्लिश में लिखा जाएगा, और उसके बाद में आपको फोन नंबर भी लिखना है, ठीक है। पहले एड्रेस इंग्लिश में लिखा जाएगा और उसके बाद उसमें फोन नंबर भी लिखना है, याद रखना। और उसके बाद आपका स्थायी निवास का पूरा पता। अब ये वाला जो पता है ये आपका हिंदी में आएगा और ये वाला पता इंग्लिश में आएगा। तो वो तो आप उधर जब भी आपका ई मित्र वाले फॉर्म भरेंगे तो वो ऑटोमेटिकली है ना उधर हिंदी में ही डिटेल्स लेगा। जहाँ जहाँ हिंदी में भरना है ना तो ऑटोमेटिकली उधर हिंदी में ही टाइप करने का ऑप्शन आएगा, और जहाँ इंग्लिश में भरना है तो उधर तो इंग्लिश में आप भर ही सकते हो। तो पहला पता अपन को इंग्लिश में भरना है, मोबाइल नंबर भी डालना है, और दूसरा जो है वो अपन को हिंदी में देखना है, ठीक है। तो ये चीजें अपन ने समझ लिए। अब तक तो अपन ने देखी सारी बेसिक डिटेल्स थी। यहाँ से आएगी अपने सारी काम की चीज, जो कि 17 नंबर वाला चेक बॉक्स है, जो कि अपना शैक्षणिक योग्यता। अब इधर से आपको आपके अकॉर्डिंग सारी चीजों को फिल करना है, ठीक है। जो भी आपने कर रखा है वो आपको इधर फिल करना है। सबसे पहले अगर अपन देखें तो मैट्रिक यानी 10वीं की बात करें तो यहाँ पर आपके रोल नंबर लिखने हैं, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखने हैं। फिर इधर आपको देखना है कि आपके कितने मार्क्स आए और कितने में से आए, है ना। लाइक 600 नंबर का पेपर है तो 600 में से आपके कितने मार्क्स आए, तो प्राप्तांक पहले आ जाएंगे कि मान लो 600 में से आपके 400 नंबर आए, और फिर स्लैश करके कुल नंबर लिख देना 600। तो ये इस तरह से आ जाएगा। रिजल्ट टाइप जो भी डाल देना है, परसेंटेज अगर आरबीएससी से करी होगी तो परसेंटेज होगा, और अगर सीबीएसई से करी होगी तो वो ग्रेड सिस्टम होता है इनके, वो है ना, वो डाल देंगे आप। और उसके बाद श्रेणी डाल देंगे, ग्रेड डाल देंगे जो भी आपका। और उसके बाद दिनांक आ जाएगी, जो डेट कौन सी आएगी, जो सर्टिफिकेट के नीचे लिखी होगी, सॉरी रिजल्ट के जो नीचे लास्ट में लिखी हुई है डेट, वो डेट इधर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपके जो भी सब्जेक्ट है उनको मेंशन कर दोगे, और या अगर ये मेंशन नहीं भी करना है तो आप ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो भी है। उसके बाद इधर कोर्स की अवधि दिखानी है, कोर्स की अवधि महीनों में होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन को 1 साल लगता है 12th करने में, तो ये कितना आ जाएगा, 12 महीना आ जाएगा। उसके बाद एंड में आपका बोर्ड का नाम आ जाएगा, ठीक है। समझ के बेसिक चीजें हैं सारी। उसके बाद अपन देखते हैं हायर सेकेंडरी यानी 12वीं। तो 12वीं में भी सेम चीज़ें, पहले रोल नंबर आ जाएगी, और उसके बाद जो भी चीज़ है आपके रोल नंबर आ जाएगी, फिर कुल प्राप्तांक, रिजल्ट टाइप जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ ऊपर। उसके बाद जो भी रिजल्ट डेट वगैरह आ जाएगी, आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे और बोर्ड का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये सेम चीज़ें है। उसके बाद अगर आपने बी कॉम बी ए वगैरह कर रखी है तो वो डिटेल्स आपको इधर भरनी पड़ेगी। और अच्छा मंथ इधर भरना है ना, तो क्योंकि अपनी ग्रेजुएशन जो होती है वो 3 साल की होती है, तो इधर कितने मंथ्स आ जाएंगे, 36 मंथ आ जाएंगे। और देन आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, जो भी हो मेंशन कर देना। उसके बाद आ जाएगी हायर सेकेंडरी। अच्छा ये एक्स्ट्रा में आ गया, कोई बात नहीं। देन अपनी है डीएलएड, जो कि इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बता दिया ग्रेजुएशन आपको डालना हो तो डालना, वरना मत डालना, चलेगा, आपकी मर्जी है, ठीक है। कर रखी हो तो डाल देना, और नहीं भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अपन को क्या डालना है, अपन को ये इंपॉर्टेंट है, जो कि है अपना डीएलएड। अब डीएलएड में वही अपना रोल नंबर वगैरह सारी डिटेल्स, जो रिजल्ट आया है, परसेंटेज वगैरह ये सब डाल
डाल दोगे अपन। और उसके बाद सब्जेक्ट तो 10 आई थिंक 10 सब्जेक्ट होते हैं, तो सारे सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हो। और फिर 2 साल का कोर्स होता है तो अपन 24 मंथ लिख देंगे और इधर अपने बोर्ड का नाम लिख देंगे जो कि है पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षा बीकानेर राजस्थान, ठीक है। उसके बाद यदि आपने एमकॉम वगैरह कर रखी है तो भर सकते हो, आपकी मर्जी, अगर आपने कर रखी है तो भर सकते हो, वरना चलेगा। उसके बाद ये शिक्षा में स्नातक वगैरह बीएड वगैरह कर रखी है वो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद पात्रता आप देख सकते हो, नेट सेट गेट ये कैट ये जो भी आपने कर रखी है तो भर सकते हो, वरना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखें तो अगर आपने इंटर्नशिप कर रखी है तो आप इधर यस कर दोगे, वरना एनए कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको मेंशन करना पड़ेगा जो भी आपने इंटर्नशिप में किया काम वाम, वो सब मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखें अपन, तो इधर जिन लोगों ने आयु में छूट ले रखी होगी वो इधर लिख देंगे, है ना, अपने हिसाब से देख लेना ये चीजें, बाकी अपना इसको भरना नहीं है, ऐसे आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने के पास कोई विशेष योग्यता अनुभव वगैरह है तो ये आप जो लिख दोगे, आपके अकॉर्डिंग भर देना इस चीज को। और उसके बाद यदि कभी कोई आयोग द्वारा दंडित ब्लैकलिस्ट वगैरह किया है तो आपको इधर मेंशन करना है परीक्षा का नाम, और ये जनरली आप खाली छोड़ोगे इस चीज को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। और इधर क्या होगा, इधर स्थान और डेट लिख देनी है, मतलब टाइप कर देनी है, और इधर आपके आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर देने, वो स्कैन करके ई मित्र वाला अपलोड कर देगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे। तो ये है अपना नेक्स्ट कॉलम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट जो कॉलम है ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से अपन को भरना है। और टेंशन मत लेना, कोई गलती हो जाती है तो अपने एफिडेविट चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी गलती हो डीवी के टाइम बता देना कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होगी थी इमिति सिक्योरिटी फॉर्म भरते टाइम, तो आप आगे से ही बता देना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इधर अपन ने सबसे पहले अंक पत्र यानी मार्कशीट अपलोड करनी है, किसकी, मेरिट हाई स्कूल यानी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करोगे इधर। और एक चीज के लिए मेरे को भी डाउट है, इधर संलग्न संख्या में क्या लिखना होता है। संलग्न संख्या में देखो, मैं जिससे पूछता हूँ तो कोई तो 1 2 3 4 ऐसे लिख देता है, कोई एक 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 इस तरह से लिख देता है, और कोई है ना जितने डॉक्यूमेंट इधर अपलोड करता है, मान लो 10वीं के 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करे तो इधर 2 लिखता है, और जैसे 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करे तो 2 लिखता है। तो मुझे भी यही सही लगता है, यही तरीका सही लगता है। और ये संलग्न संख्या वैसे भी इसको अगर इंग्लिश में देखे तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट अटैच किए उसके साथ तो वही आएगी। तो ये है ना अपने अकॉर्डिंग देख लेना, और अगर आपने इसको गलत भी भर दिया है, कैसे भी भर दिया है, तो उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो 10वीं की मार्कशीट अपलोड हो जाएगी आपके, है ना। अब इधर जारी क्रमांक और इसकी दिनांक भी लिखनी है। जारी क्रमांक में आप मार्कशीट में तो रोल नंबर लिख दोगे, और दिनांक दिनांक सबसे नीचे लिखी हुई है, ठीक है, जब भी आपका रिजल्ट आया वो आ जाएगी। उसके बाद सेम 12th का हो जाएगा, जारी क्रमांक में रोल नंबर लिख दोगे, मार्कशीट की बात कर रहा हूँ, और दिनांक में क्या लिखोगे, तो दिनांक आपकी रिजल्ट डेट जो भी आ जाएगी। उसके बाद आपको मार्कशीट अपलोड करनी है ग्रेजुएशन की, बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपने कर रखा है उसकी मार्कशीट अपलोड कर दोगे, और वो नंबर जारी क्रमांक डाल दोगे उसमें, ठीक है। उसके बाद अपन को उपाधि यानी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, किसका, 10वीं का। तो 10वीं का जो भी सर्टिफिकेट होगा ऊपर सर्टिफिकेट नंबर दे रखा होगा और उसकी जारी क्रमांक आ जाएगी। वैसे ही 12वीं की आ जाएगी, और वैसे ही आपने बीकॉम वगैरह ये कर रखा है तो वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उनको अपलोड भी कर देना है। देन अगर अपन बात करें 7वें पॉइंट की, तो वो है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आप अपलोड कर ही दोगे। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र। अब इधर किसी किसी के ऐसे हो रहा है कि मूल निवास प्रमाण पत्र की जो क्रमांक है जो अपन लिखते हैं इधर, वो इधर तो सही लिख रहे हैं, लेकिन जब फाइनल सबमिट कर रहे हैं तो वो सफल होकर पता नहीं दूसरे ही क्रमांक आ रहे हैं। तो इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है, आप उसको फाइनल सबमिट कर दो, उसके बाद एफिडेविट बना देना और उनको बता देना कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही थी, तो कुछ भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, और उस पर ऊपर नंबर भी लिखे होते हैं, वो नंबर भी डालने हैं, और उस पर डेट भी लिखी होगी, डेट भी डालनी है, ठीक है। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म जो अपन ने ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म भरा था ना, वो इधर अपलोड करना है। अच्छा, अब उसका तो जारी क्रमांक होगा नहीं, तो क्या भरोगे, तो 00 भर दोगे बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। और फिर उस पर डेट कौन सी लिखोगे, तो नीचे डेट अपन ने लिखी होगी, और साथ में जो गजेटेड ऑफिसर के भी उस पर साइन होते हैं तो उधर भी डेट लिखी आती है, वो डेट आप इधर लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद हस्तलिखित मैंने बता दिया, जो हिंदी इंग्लिश में लिखना था ना वो वाला, और जिसमें साइन दोनों एक ही करने थे, चाहे हिंदी में करते हो तो हिंदी में, और इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में, वो चीज इसको वो वाला डॉक्यूमेंट इधर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद शपथ पत्र जो है वो आपका इधर अपलोड हो जाएगा। देन बच्चों का घोषणा पत्र
घोषणा पत्र दोनों को बनाना, मैरिड लोगों को भी अनमैरिड लोगों को भी, ठीक है। और मैरिड वो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बच्चों वाला जो पत्र था वो अपन को इधर अपलोड करना पड़ेगा, और इसके भी जो जारी क्रमांक आ जाएगा 00 आ जाएगा, और डेट आपने जो भी अभी रिसेंटली लिखी होगी वो आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये आपके दहेज, धूम्रपान वगैरह जो भी शपथ पत्र है, दो आपने एफिडेविट बनवाए थे, है ना, दहेज और धूम्रपान वाला, वो एफिडेविट इधर अपलोड हो जाएंगे। और उसके बाद राजपत्रित अधिकारी द्वारा दो अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र, दो अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र आपने बनाए होंगे, वो वो दोनों चरित्र प्रमाण पत्र अपने इधर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो अंतिम संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, अब इसको लेके बहुत जने कंफ्यूज थे, तो मैंने आपको बता दिया था कि जो जो भी एजुकेशन आपने रिसेंटली की है रेगुलर होनी चाहिए, है ना, उसका उसका चरित्र प्रमाण पत्र इधर अपलोड होगा, ठीक है। तो ये आप देख लेना। उसके बाद आएगा आपके अंक पत्र, अगर आपने मास्टर्स कर रखी है तो आप भर सकते हो, वरना खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद उनकी वो भी अपलोड होगी, क्या, डिग्री भी। और उसके बाद एनओसी, अगर आप एनओसी उनको अपलोड करनी है जो दूसरी जॉब से इस जॉब में आएंगे, तो उनको एनओसी इधर अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद ये अपने काम की चीज नहीं है ना, इसको खाली छोड़ देना, और फिर इधर आपके साइन अपलोड हो ही जाएंगे। फिर ये और बाकी की डिटेल्स आपको भरनी ही नहीं है, बाकी की डिटेल्स विभाग की है। अब ये जो चेकलिस्ट है अभ्यर्थी के संक्षिप्त चेकलिस्ट, ये आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। जैसे पहला पॉइंट है अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न है किंतु किंतु समकक्ष है, तो ये आपके अकॉर्डिंग इसको सारे चेकबॉक्स को आप टिक करोगे। जैसे इसमें तो यही आ जाएगा सर्वथा अनुरूप। उसके बाद आप सेकंड वाला पॉइंट है अभ्यर्थी के आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद की थी, तो यह आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद है यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई थी, तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था। ये सारी चीजें, ये जितने भी चेक बॉक्स दिख रहे हैं या आप अपने अकॉर्डिंग इनको टिक करोगे, है ना। और ज्यादातर टिक जो होंगे वो लेफ्ट साइड ही होंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते, आगे जो है श्रेणी वर्ग वाला है, और अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उससे भिन्न है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग टिक कर लोगे, वैसे उसी श्रेणी में आएगा इधर। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वो आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था और उसके बाद सम्मिलित हुआ है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। फिर इधर पॉइंट अपना टीएसपी एरिया से संबंध करते हो तो हाँ ना पे टिक करना जो भी है आपका। और यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है, तो ये चीज जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग इधर हाँ ना सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और अगर आपको इस पे टिक भी नहीं लगाना है ना, एक दो पे टिक छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो डीबी के टाइम आपके चीजें सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अनुभव है तो वो इधर आप इस पे टिक करोगे, जो भी है ना, अनुभव होगा तो आप इस पे टिक करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपके एज से रिलेटेड, तो एज जो भी है इसी फॉर्मेट में है कि वर्ष, उसके बाद वर्ष, माह और दिन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये तीनों चीजें इधर आ जाएगी। और उसके बाद विज्ञप्ति के अनुसार, तो विज्ञप्ति के अनुसार न्यूनतम उम्र 18 थी और मैक्सिमम 40 थी, ये दोनों भरोगे ना उधर तभी ये नेक्स्ट पे जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो न्यूनतम 18 थी और मैक्सिमम 40 थी, आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो जिन भी लोगों ने अपनी आयु में छूट ली है उनको ये चेकबॉक्स बनना है, बाकी को सबको छोड़ देना। जैसे कि आप देख सकते हो SC ST को 5 वर्ष का मिलती है छूट, और बाकी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। और छूट लियो तो इधर भरना, बाकी अपन आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद इधर साइड जो है वो आपके साइन हो जाएंगे, एक एप्लीकेशन के टाइम वाले हस्ताक्षर और आपके रिसेंट हस्ताक्षर जो कि आप ई मित्र पे करके अपलोड कर दोगे, वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। देन ये जो चीजें आएगी ये सभी वो लोग भरेंगे जो कि आयु में छूट चाहते हैं, वो उनको कारण वगैरह बताना पड़ेगा, ये अपने काम की चीज नहीं है। उसके बाद आता है अपना लास्ट चीज अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म ऑफलाइन कैसे बनना था वो तो अपन देख चुके थे, मैं वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उधर से देख लेना सारे डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं और अटेस्टेशन और उनको भरना भी कैसे है, प्लस उनके PDF अपने व्हाट्सएप चैनल पर है तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये ऑनलाइन वाला अटेस्टेशन फॉर्म है, मैंने पहले ही बता दिया था। अटेस्टेशन फॉर्म दो भरे जाएंगे, एक तो अपना ऑफलाइन वाला हो जाएगा और एक ऑनलाइन वाला हो जाएगा। तो जो ऑफलाइन वाला है उसको भर के ले जाना और ई मित्र वाले के हाथ में थमा देना, वो उसके अकॉर्डिंग इसमें सारी डिटेल्स भर देगा, तो जिससे कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें भी वही उसी को देखकर बनना है, आपका नेम आ जाएगा, सरनेम आ जाएगा, रोल नंबर, मेरिट नंबर जो भी है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस वगैरह आ जाएगा, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन, या आप भर ही दोगे, ये चीजें तो आपको पता ही है। उसके बाद आपका जो होम एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट, पिन, ये सारी बेसिक जानकारी है, ठीक है। उसके बाद
नीचे देखो तो आप ये फोर्थ कॉलम को भरना हो तो भरना, वरना छोड़ देना, आपके अकॉर्डिंग है। और उसके बाद आपके फादर की डिटेल्स आ जाएगी। फादर डिटेल्स में इधर इधर उनका नेम आ जाएगा, जो भी पोस्टल एड्रेस है वो आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, प्रोफेशन जो भी काम करते हैं वो आ जाएगा, और अगर वो सर्विस में है तो वो आ जाएगा। नेशनलिटी की बात करें तो सब इंडियन ही होंगे, मदर फादर हस्बैंड अगर लागू हो रहा है, वाइफ लागू हो रहा है तो वो इधर टिक कर देंगे और इंडियन लिख देंगे, ठीक है। अब प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड का या वो वाइफ का जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है वो इधर आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ इधर जो मैंने डेट बताई है जब फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो डेट इधर लिख देना ही है, अगर अभी तक नहीं लिखी है तो, है ना। और कैसे काउंट करते हैं ये भी मैंने अटेस्टेशन वाली वीडियो में बता रखा है कि कैसे काउंट करनी है, तो उधर से भी लिख सकते हो काउंट करके, या फिर अपना स्क्रूटनी फॉर्म खुलेगा तो उधर आएगी प्रेजेंट डेट, तो इधर से भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और स्टेट भी लिख देना अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, जिस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो डिटेल्स इधर आ जाएगी। उसके बाद आपका जो भी रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख या जो भी है वो आप इधर भर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप SC ST जिससे भी बिलोंग करते हो तो यस लिख देना, वरना नो कर देना, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, ये सारी क्वालिफिकेशन आपकी जो कि आपने 15 साल की एज की बात की है, तो मैक्सिमम लोगों ने 10वीं की होती है। 16 साल की उम्र में तो इधर 10वीं आ जाएगा। सबसे पहले इधर डेट ऑफ एंट्रिंग नहीं था बहुत लोगों के पास, तो मैंने बता दिया था 1 जुलाई डाल के अपना काम चल जाएगा। फिर इधर रिजल्ट डेट तो अपन को पता ही होती है, एग्जाम पास में आप 10वीं लिख दोगे। सेम इधर 12वीं करोगे, 12वीं में डेट ऑफ एंट्रिंग डाल दोगे 1 जुलाई, और फिर डेट ऑफ लिविंग डाल दोगे जो कि रिजल्ट के एंड में दे रखी होगी, देन 12th लिख दोगे। उसके बाद ग्रेजुएशन कर रखी है तो इधर ग्रेजुएशन डाल देना, वरना नहीं कर रखी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ग्रेजुएशन में डेट ऑफ एंट्रिंग क्या डालोगे, जब आप फॉर्म भरने गए होंगे तो उस पर प्रिंट डेट लिखी होती है, तो वो प्रिंट डेट इधर लिख देना, एक ना काम चल जाएगा, ठीक है। और डेट में 2-4 दिन या 1 महीने भर का फर्क होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस चीज़ को लेकर टेंशन मत लेना। उसके बाद आपकी DLED आ जाएगी, तो DLED में भी सेम चीज़, डेट ऑफ एंट्रिंग एडमिशन स्लिप होगी। एडमिशन स्लिप जब आपके कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाता है, आपको कॉलेज में आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको एडमिशन स्लिप देते हैं। उस एडमिशन स्लिप में इधर लिखी होती है आपके एडमिटेड डेट, वो डेट इधर लिखनी है। और फिर डेट ऑफ लिविंग में जब आपका रिजल्ट आ गया होगा तो वो लिखेंगे। अब कुछ लोग पूछ रहे थे एडमिशन स्लिप चाहिए कि DV में, तो एडमिशन स्लिप वैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन आप सेफ्टी के लिए ले जा सकते हो। और जो बोल रहे थे कि एडमिशन स्लिप घूम गई है, तो भाई एक बार आपके कॉलेज में कांटेक्ट करना, वो ये सारा डेटा उनके पास ही होता है, तो वो आपको निकाल के दे देंगे, तो अच्छी बात है, साथ में लेके जाना फिर, है ना। वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। उसके बाद अगर आप कहीं एम्प्लॉयड थे तो वो सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स इधर भरोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप पे कोई कोर्ट केस वगैरह हो है तो इधर यस भर दोगे, फिर उसका टाइप वगैरह आप बता दोगे, और अगर नहीं तो फिर नो कर दोगे। देन आपके जो भी लोकेलिटी के पर्सन है जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन 2 व्यक्ति के इधर नाम दे दोगे, और इधर फिर आपके सिग्नेचर वगैरह वो अपलोड करने का ऑप्शन तो है नहीं। एक चीज़ मुझे कि कोई बताना जिससे को पता हो अच्छे से, कि अपन जब ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म भरते तो यहाँ पर हम गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाते और सील लगाते, तो जब अपन इसका प्रिंट निकालेंगे, स्क्रूटनी फॉर्म का प्रिंट निकालेंगे, तो अपन को ये मिलेगा, ये वाला प्रिंट। तो इधर भी उसके साइन या सील लगवाने हैं कि नहीं लगाने हैं, ठीक है। मैंने जूनियर अकाउंटेंट में भरा था नहीं, ये तो मैंने सेफ्टी पर्पज़ के लिए करवा लिया था, लेकिन जिसको पता हो तो बताना। वैसे सेफ्टी पर्पज़ के लिए करवा लोगे तो कोई बुरी बात तो है नहीं, ये तो करवा सकते हो। तो अपन ना ये था पूरा स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, आप इसके रेफरेंस पर आप ना स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हो। एक और बार याद दिला दूं कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 जुलाई है, इसलिए लेट मत करना, एंड में सर्वर थोड़ा दिक्कत करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी, स्क्रूटनी फॉर्म में कोई भी गलती हो जाए, कैसी भी गलती हो जाए, तो घबराने वाली बात नहीं है भाई, एफिडेविट लगा देना। आपका डीवी में है ना, जो भी गलती की होगी आपने वो सुधार ली जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, स्क्रूटनी बनने से पहले जिसने डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रिपेयर किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने व्हाट्सएप पे दे दिए, तो उधर से जाकर उनको डाउनलोड कर लेना, और बाकी उनका प्रिंट निकाल के उनको जल्दी से भर दो। और क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाने में टाइम लगेगा, तो आपको पहले उनको प्रिपेयर कर लो और उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म भर दो, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो भी पहली बार डीवी के लिए जा रहे हैं उनको भी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया भाई, उधर डीवी एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, और अगर आपके कोई भी गलती हो रही है तो वो उधर सॉल्व हो जाएगी। बस बात ये है कि बंदा जेन्युइन होना चाहिए, मतलब कोई भी डमी कैंडिडेट नहीं होने चाहिए, और आपके सारे डॉक्यूमेंट वैध होने चाहिए, एकदम ऑथेंटिक होने चाहिए, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं, आपकी जो भी गलती होगी वो उधर सुधार ली जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।